तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या महिला आरक्षण कानून लागू करने में डिलिमिटेशन पर सियासी विवाद खड़ा होगा, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण को विरोध नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन की वजह से जो दिक्कतें होगी खास करके दक्षिणी राज्यों में, उसे लेकर कई विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी भी इसी को लेकर सवाल उठा रही है। दूसरा सवाल, 15 साल पुरानी जनगणना यानी 2011 की जनगणना को लेकर यह परिसीमन करना ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2023 में साफ कहा गया था कि 2021 की जनगणना पूरी होगी तभी महिला आरक्षण लागू करा पाएंगे और डिलिमिटेशन भी तभी हो पाएगा। तीसरा सवाल, क्या जल्दबाजी में महिला आरक्षण कानून लागू करना ओबीसी आबादी पर अन्याय होगा, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे कि कोटा विद इन कोटा क्या महिला आरक्षण में लागू होगा या नहीं होगा। इस बात को लेकर भी कई पार्टियां लामबंद थी और आज इसी पूरे मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस की एक बैठक भी हुई थी और वहीं से जुड़कर एक खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनका बयान इस मीटिंग के बाद आया हुआ है और उनका यह कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस बिल का विरोध करेंगे। संविधान संशोधन बिल के पीछे सियासी मंशा है, जो तृणमूल कांग्रेस का भी आरोप है और अब इंडिया अलायंस की बैठक में भी यही कहा गया है कि सियासी मंशा से संविधान संशोधन बिल पारित किया जा रहा है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी यह भी कहने की कोशिश कर रही है कि हम महिला आरक्षण कानून के समर्थन में है, संविधान संशोधन बिल का विरोध जरूर करेंगे और उसके साथ साथ जो परिसीमन के प्रावधान है उसका भी विरोध किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो जरा एक बार पहले सुन लेते हैं। Will oppose this bill, but I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking, and mostly the power which can be executed by the institutions, the parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. तो निखिल, बस किस बात को लेकर विरोध है? कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कह रही है कि महिलाओं को लेकर विरोध नहीं है, महिला आरक्षण को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन परिसीमन को लेकर डर और उसके साथ साथ संविधान संशोधन को लेकर भी विरोध। ये विरोध क्यों? साहिल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और हमारे व्यूअर्स को। हम कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है। ये कहीं ना कहीं छुपा कर ये कह रहे हैं कि हम तो एडवांस बुकिंग दे रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि सीट कब देंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम साहिल जी पास हो गया था, सर्वसम्मति से पास हुआ, सबने सपोर्ट किया, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर आपकी नियत में खोट नहीं था तो उसी समय लागू कर देते, पर आपने उस समय क्या करा? सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय लगाया इसमें तड़का अनुच्छेद 334A का, यानी आपने सेंसस और डिलिमिटेशन से इसको लिंक कर दिया, जबकि जरूरत नहीं थी। और सेंसस कौन सा? जो 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, 2026 आगे आज तक कोई अता पता नहीं। और डिलिमिटेशन की बात करें तो आज तक इन्होंने खाका भी कोई तैयार नहीं करा है। अब ये सिंपल गणित तो है नहीं, सभी को पता है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर का गेम चल रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 2029 के लोकतंत्र की व्यवस्था भी तय करेंगे और एक स्ट्रक्चर भी उसी के आधार पर बनाएंगे। मुझे बताइए ये कहां तक सही है? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, सभी ने देखा है कि 2011 के सेंसस में भी वो चेंजेस देखे थे कि किस प्रकार सदर्न स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही थी और यहाँ नॉर्दर्न की स्टेट्स, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करा था। अब आप ऑल ऑफ अ सडन नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि उनकी मनमर्जी से सरकारें चलेंगी, उनकी मनमर्जी से देश और लोकतंत्र चलेगा। छोटा सा सवाल, आप कह रहे हो 543 से 850 सीट आप कर दो कि किस आधार पर? आप ये कह रहे हो कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करा, जिन्होंने वो इन्फ्लुएंस बनाया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उन्हें तो आप कम सीट दे दोगे, यानी उन्हें आप दे दोगे सजा। और जिन राज्यों ने पॉपुलेशन बढ़ाया, जिसमें से यूपी और बिहार बड़े बड़े राज्य, आप उन्हें कह रहे हो आपको ज्यादा सीट्स मिल जाएगी। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना भारत, या फिर आप हेड काउंट पर चल रहे हो, हेड काउंट की स्कीम चला रहे हो? देखिए, साफ साफ नियत का पता चलता है, क्योंकि जब ये सर्वसम्मति से पास हुआ था तब आपको इसको लागू कर देना चाहिए था, सबने कहा था। अब आपको टाइम, सरकार की नियत पर शंका है,
या कहीं ना कहीं डर है कि अगर 850 सीटें बनाई जाएगी तो उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक डर भी है? इसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जो पहला सवाल आपने उठाया हुआ है वो पहले जरा सुनीता जी के पास, मैं आऊंगा आपके पास उसके बारे में, लेकिन जरा सुनीता जी से उसका जवाब लेना जरूरी है। ये बात तो ठीक है सुनीता जी, आप तब संसद में थी। नहीं, आता हूं आपके पास। नहीं, पहले मुझे बीजेपी से जवाब लेने दीजिएगा। सुनीता जी, जब ये पहले बिल पारित हुआ था तब इस बारे में साफ शब्दों में कहा गया था कि परिसीमन का, डिलिमिटेशन का या सेंसस का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये बिल पास करेंगे क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार देना है। अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसको आपने, तब तो आपने लिंक कर दिया था उसके साथ में कि भाई जब सेंसस होगा तो उसके साथ में हम इस बिल को लागू करेंगे। अब क्या हो गया है कि आपने सेंसस से उसको डीलिंग कर दिया है और आपको जल्द से जल्द परिसीमन भी करना है और 2011 की सेंसस के आधार पर आपको यह बिल लागू करना है। 2023 और 26 में 3 साल में क्या ऐसा बदल हो गया? बड़ा इंतजार के बाद 2023 में जब ये बिल पास हुआ तो सबने अपनी सहमति इसमें जताई थी। और उस समय में कितने, जी अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है? जी आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। जी 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 साहिल जी, मैं ये कह रही हूँ कि 2023 के अंदर सबने सर्वसहमति के साथ जो है इस बिल को पास किया था और उस समय में भी ये बात साफ कही गई थी कि सेंसस और परिसीमन होने के बाद ये लागू होगा। उस समय कितना संशय जो है विपक्षी दलों को था, सब ये कह रहे थे कि 2024 में इसको क्यों नहीं कर रहे हो आप, पहले सेंसस और फिर परिसीमन करने के बाद आप कह रहे हो कि ये होगा। तो देखिए कि अब भी अगर इसीलिए इसको अभी लाया जा रहा है ताकि 2029 के अंदर कोई संशय ना रहे और सबको, सभी महिलाओं को जो इतना इस बात को लेकर इतनी उत्सुक थी और जिनको बहुत ओवरवेल्म थी कि हमारे लिए जो है ये 33% रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लाया जा रहा है, तो ऐसे उसमें जब इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2029 में ये लागू होगा, तो मुझे लगता है कि अब किसी को कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको फिर से योगेंद्र यादव मेरे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। एक 2011 के परिसीमन से 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर सीटें बढ़ती है तो किस तरीके से बढ़ेंगी, वो भी उसका एक चार्ट उन्होंने रखा हुआ है, उनके पास मुझे जाना है। लेकिन सुनीता जी, एक छोटा सा जवाब, जो मैंने ओरिजिनल सवाल आपसे पूछा था वो मुझे मिलना बहुत जरूरी है कि 2023 और 26 में ऐसा क्या बदला है? क्योंकि 2023 में आपने महिला आरक्षण को जोड़ दिया था सेंसस से, कहा था कि 2021 का सेंसस होगा उसके आधार पर किया जाएगा। आज आपने उस सेंसस को हटा दिया है, वो भूमिका आपने बदल दी है। ये क्या बदलाव हो गया 3 साल के भीतर? 2023 में आप जोड़ते हैं, 2026 में आने के बाद आप उससे हटा देते हैं। देखिए साहिल जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इस चीज का जो बादल, एक धुंध का जो है वो थी, उसको छटाने के लिए, उसको हटाने के लिए, कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप बिल्कुल इस चीज की चिंता ना करें 24 में, क्योंकि उसमें भी लगा था कि 23 में जब ये बिल पास हो गया तो 24 से लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सेंसस और परिसीमन की जो है वो इसके अंदर प्रोविजन रखा हुआ था, तो इसलिए जो है 24 में नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में ये 29 में 100% लागू हो जाए, इसके लिए जो है ये बिल्कुल लेकर आया जा रहा है। और आप देखिए ना कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर भी वही बना हुआ है, तो उसके आधार पर इसलिए मुझे योगेंद्र जी के पास में चलूंगा। मुद्दा अभी भी वही है कि 2023 में सरकार ने बिल तो पास करा लिया और उसे लिंक करा दिया सेंसस के साथ में कि 2021 का सेंसस जब भी पूरा होगा उसके बाद वो लागू किया जाएगा। और आज अचानक 2026 में आने के बाद सरकार कह रही है कि 2021 के सेंसस की जरूरत नहीं है, 2011 का सेंसस हम काउंट करेंगे। योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका आर्टिकल योगेंद्र जी मैं पढ़ रहा था और यहां पर एक बात आपने लिखी हुई है कि राष्ट्रीय एकता पर हमला है। मैं यही जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि परिसीमन की वजह से हमला है, महिला आरक्षण की वजह से हमला है, या जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उसके वजह से राष्ट्रीय एकता पर हमला है? क्योंकि ये तीनों चीजें एक साथ आज की तारीख में देखी जा रही है। शुक्रिया साहिल भाई। देखिए, महिला आरक्षण से तो किसी को ऐतराज हो ही नहीं सकता है। 2023 में देश में इस पे स्वीकारोक्ति बन चुकी है। आदरणीय सुनीता जी ने कहा लेकिन उसमें परिसीमन और सेंसस की बात थी। सवाल यह है कि वो क्यों थी, किसने डाली थी? ये महिला आरक्षण में फच्चर लगाने वाला कौन था? मैं पूछना चाहता हूं तमाम साथियों से यहां बैठे हुए से कि महिला आरक्षण से पहले आपको जनगणना की क्यों जरूरत है?
जनगणना की जरूरत तब होती है जब आपको ये पता नहीं होता कि जिसके लिए हम आरक्षण कर रहे हैं उसकी जनसंख्या कितनी है। क्या आपको संदेह है कि इस देश में 1/3 महिलाएं हैं कि नहीं है? पता नहीं है हमारे को। जनगणना से क्या मतलब है महिला आरक्षण का? और परिसीमन की क्या अनिवार्यता है? आप क्यों नहीं कर सकते? और 2024 में विपक्ष ने बिल्कुल साफ ये बात कही थी कि आज 543 सीट हैं, आप लॉटरी से इसमें हर तीसरी सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए। विपक्ष ने कहा था हमें कोई एतराज नहीं है, आप लागू कर दीजिए। तब आपने लागू नहीं होने दिया। सच ये है, कड़वा सच है कि बीजेपी ने खुद महिला आरक्षण में फच्चर लगाया था। और दूसरा सच ये है कि आज भी बीजेपी एक नए तरह का फच्चर लगा रही है। ये सारा खेल साहिल भाई, ये धोखे और छलावे का है, डबल छलावा है इस वक्त। पहला छलावा ये है कि ये महिला आरक्षण के लिए हो रहा है, कोई महिला आरक्षण के लिए नहीं हो रहा है, ये बीजेपी का राजनीतिक आरक्षण हो रहा है। कि बीजेपी अपने लिए एक बीमा पॉलिसी लेके आई है, क्योंकि अगले चुनाव से पहले वो चाहती है किसी तरह से परिसीमन करवा के कुछ ना कुछ करवा ले। लगता है सेंसस समय पे हो नहीं पाएगा, इसलिए वो अब कोशिश कर रहे हैं कि उससे कोई ना कोई तरीके से सेंसस हो जाए, किसी तरीके से डिलिमिटेशन हो जाए। महिला आरक्षण को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो असली खेल है वो दूसरा है। आपने सवाल ठीक है, उठाया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिला आरक्षण को राजनीतिक फायदे के लिए, ढाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।